हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में कचरा संग्रहण एवं निपटान चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में मिट्टी की कहानी भाग 4 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे ध्वनि और उसके रूप भाग 1 की। फिर हम लोग जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जाता है। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली। और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही
फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैग भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहां अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सत्याग्रह, और इसी को निखार कर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला, और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए, तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। आज सोनिया और अंकित का शाम को शतरंज खेलने का प्लान है। सोनिया जब अंकित के घर पहुंची तो देखा कि अंकित काफी परेशान है। क्या हुआ अंकित, इतने परेशान क्यों हो? सोनिया, मैंने अभी अखबार में पढ़ा था कि देश के 8 शहरों में प्रदूषण बहुत ही ज्यादा हो गया है। समाचार में लिखा है कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा की हवा इतनी खराब हो गई है कि वहाँ सांस लेने में भी तकलीफ होती है। लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये तो बहुत बुरा है। प्रदूषण की मात्रा इतनी कैसे बढ़ गई अंकित? इसका कारण है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों का पराली जलाना। पराली क्या होता है? खेतों में गेहूं, सरसों और चावल आदि की कटाई के बाद जो भूसा बच जाता है उसे पराली कहते हैं। वैसे तो प्रदूषण के अनेक कारण हैं, किंतु सर्दियों में एक साथ किसानों के पराली जलाने से ये सारे शहर गैस चैम्बर बन गए हैं। शहरों के प्रदूषण और हमारे गांव के कचरे की समस्या से मैं बहुत परेशान हूँ। तभी अंकित के दादाजी अंदर आते हैं। अंकित के दादाजी पर्यावरण विभाग में काम करते हैं। बेटा, परेशान होने से क्या होगा? क्या हमें इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ करना नहीं चाहिए? दादाजी, हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से ये समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं? दादाजी, ये पराली पशुओं का चारा भी बन सकती है। अगर फसलों की कटाई हाथों से या फिर अति आधुनिक मशीनों से करें तो कंपोस्टिंग की तकनीक से कंपोस्ट बनाकर पराली को खाद की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किंतु या तो इन सब में पैसा ज्यादा लगता है या समय, इसीलिए किसान पराली को जला देते हैं। अंकित, तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा कि दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों की सरकारों ने इस दिशा में सही कदम उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम्हें अपने गांव की समस्या के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। एक मिनट अंकित, ये कंपोस्टिंग क्या होती है? सोनिया, हम सबके घरों में रोजाना कुछ न कुछ कचरा इकट्ठा हो जाता है। इनमें से कुछ कचरा बायोडिग्रेडेबल मतलब कुदरती रूप से सड़ के मिट्टी में मिल जाने वाला होता है, जैसे बचा हुआ खाना, फलों और सब्जियों के छिलके आदि। इसका अर्थ है कि यदि हम इस कचरे को मिट्टी में दबा दें
तो कुछ दिनों में मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु इसे विगलित कर देते हैं, यानी कि गला देते हैं। इस तकनीक को कंपोस्टिंग कहते हैं और गले हुए कचरे को कंपोस्ट यानी खाद कहते हैं। अच्छा, और इस प्रक्रिया से किसानों का भी काफी फायदा होगा। तुमने सही कहा बेटा, किंतु समस्या यह है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं और यहीं तुम बच्चे मदद कर सकते हो, लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा के। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि हम कंपोस्टिंग की गति कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, हम इसके लिए लाल केंचुओं का प्रयोग कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल कचरा लाल केंचुओं का भोजन होता है। यदि हम कंपोस्टिंग के लिए बनाए गए गड्ढों में मिट्टी के साथ ऐसा कचरा डालें तो केंचुए बहुत ही जल्द इसको खाद में बदल देंगे। मिट्टी को हल्का गीला रखने और खुरपे से भुरभुरा करने से केंचुओं के लिए उसमें सांस लेना और रेंगना आसान हो जाता है। बहुत अच्छे। अंकित, हमें गांव की सामूहिक जमीन पर ऐसे कई गड्ढे बनाने चाहिए। उसके बाद हम सब स्कूल के दोस्त मिलकर गांव के हर घर से ऐसा कचरा इकट्ठा करके उसका कंपोस्ट बना दिया करेंगे। जब हम बच्चे ऐसा करेंगे तो कुछ समय बाद सब लोग ऐसा करने लगेंगे। शाबाश बेटा, लेकिन ये केवल आधा इलाज हुआ। क्या मतलब? ये इलाज तो विगलित यानी डिकम्पोज हो सकने वाले कचरे का हुआ। उस कचरे का क्या करोगे जो विगलित नहीं होता? हाँ दादाजी, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने यही होगी। हमें घर घर जाकर सभी को पहले कचरे को अलग करके फेंकने के लिए प्रेरित करना होगा। बायोडिग्रेडेबल कचरा, जिसे हम गीला कचरा भी कहते हैं, उसे सूखे कचरे जैसे कि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल जिससे चमकीले दिखने वाले पैकेट बनते हैं, कांच की बोतलें आदि से अलग करके फेंकना चाहिए। और दादाजी, जब लोग गीले कचरे को प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंक देते हैं तो वो आसानी से विगलित नहीं होता। ऊपर से प्लास्टिक की थैली में खाने की महक से उसे भी खाना समझकर कुछ जानवर खा लेते हैं। इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ऊपर से आधा कचरा विगलित होता है, आधा नहीं। इससे बाद में कचरे को अलग करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यदि शुरू में ही कचरे को अलग अलग रखा जाए तो कचरे का निपटारा करना आसान हो जाएगा। दादाजी, हम गीले कचरे का तो निपटारा कर देंगे, पर सूखे कचरे का क्या करेंगे? बेटा, समस्या तो कचरा अलग अलग करने की है। यदि सारे गांव के लोग कचरा अलग अलग करके सूखा कचरा एक स्थान पर इकट्ठा कर दें तो उन्हें पुनः चक्रण यानी रिसाइकल करना काफी आसान हो जाएगा। सरकार के भी काफी सहयोगी कार्यक्रम पुनः चक्रण के लिए काम कर रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ कि यह पुनः चक्रण यानी रिसाइकल क्या होता है? दादाजी, ये हम आपको कल बताते हैं। आज मुझे अंकित को फिर से शतरंज में हराना है। मिट्टी की कहानी भाग 4। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं एक रेल यात्रा पर गई थी। मैंने उत्तरी भारत के कई राज्य देखे, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जितनी अलग इन प्रदेशों की बोलियां हैं, उतनी ही अलग यहाँ की मिट्टी है। पंजाब में हरे भरे लहलहाते हुए खेत, हरियाणा में कपास की फसल और उत्तर प्रदेश में धान की फसल। हर क्षेत्र की अलग फसल। कितनी अचरज भरी बात है ना? हर प्रदेश में अलग अलग फसल क्यों उगाई जाती है? क्या इसका संबंध वहां की मिट्टी से है? आइए इस वीडियो के पात्र नीलू और मीनू के साथ चलते हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क. विभिन्न प्रकार की मिट्टी में अलग अलग तरह की फसलें उगती हैं। ख. जल, वायु, वर्षा से मिट्टी की संरचना प्रभावित होती है।
मीनू अपनी दादी माँ के गांव से कल लौट कर आई थी। वो अपनी सबसे प्रिय सहेली नीलू से मिलने उसके घर आई है। कैसी हो मीनू? कब आई तुम अपनी दीदी के गांव से? मैं कल लौट कर आई नीलू। सुना था कि वहां बाढ़ आई थी। हाँ नीलू, पर कुछ नुकसान नहीं हुआ। ज्यादा वर्षा के कारण नदी का स्तर बढ़ गया था। पर पता है नीलू, नदी के तेज बहाव की वजह से आसपास की सारी मिट्टी बह गई। दादी बता रही थीं कि नदी के किनारे की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। हाँ, सच में मीनू, नदी के किनारे कितनी हरी सब्जियां उगती हैं। नदी किनारे की मिट्टी कितनी गीली और चिपचिपी होती है, पर हमारे आसपास की मिट्टी रेतीली लगती है। पर इसकी वजह क्या है? मिट्टी पर बदलते मौसम का प्रभाव पड़ता है। जैसे कम वर्षा होने से मिट्टी सूख सी जाती है ना? दादी ने कहा था कि नदी के पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी पानी के साथ बहकर नदी के किनारे इकट्ठी हो जाती है। मीनू, मुझे एक विचार आया है। चल इस प्रश्न को लेकर एक प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग नीलू? चल हम मिट्टी का एक छोटा पहाड़ बनाते हैं, फिर उस पर तेज धार से पानी डालेंगे। हमने पढ़ा था कि नदियां पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की तरफ बहती हैं। मीनू और नीलू बाहर जाकर मिट्टी का एक छोटा पहाड़ सा बनाती हैं। चल मीनू, अब हम इस पहाड़ के ऊपर से ये पानी डालते हैं। देख नीलू, यह पानी ऊपर से सारी मिट्टी अपने साथ बहा ले जा रहा है। चल थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं। देख मीनू, अब वो जो पानी के साथ मिट्टी बहकर आई थी, वो यहाँ नीचे पानी के पास जमा हो गई है। अरे हाँ, ऐसे ही नदी के पानी के तेज बहाव के कारण नदी के पानी के साथ आई हुई मिट्टी नदी के किनारे पर इकट्ठी हो जाती है और नदी किनारे सारे क्षेत्रों से गुजरती है। तो नदी का पानी अपने साथ हर जगह की कुछ मिट्टी अपने साथ लेकर आता होगा। देखा, इसीलिए एक नदी के किनारे की मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है। चल नीलू, माँ ने फल लाने को कहा था, बाजार चलते हैं। देख मीनू, इधर की मिट्टी कितनी लाल है। हाँ नीलू, पता है दादी के गांव में मिट्टी काले रंग की थी। ऐसा क्यों होता है कि कहीं की मिट्टी लाल होती है, कहीं की भूरी और कहीं की काली? पास ही एक खेत में एक किसान काम कर रहा था, जिसने उनकी बातें सुनी। बच्चों, मिट्टी में कई खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे लौह आदि, और इन पदार्थों की वजह से मिट्टी का रंग अलग होता है। हमारे गांव की मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वह लाल रंग की है। अच्छा काका, हमने मिट्टी के अलग प्रकार के बारे में तो पढ़ा था, पर खनिज पदार्थों का उसके रंग पर असर होता है, यह नहीं पता था। दादी बता रही थी कि उनके गांव की मिट्टी काली इसलिए है क्योंकि वहां की मिट्टी में बहुत वर्षों पहले की ज्वालामुखी के लावा और चट्टानों की राख मिली हुई है, और इसके कारण वह मिट्टी बहुत उपजाऊ भी होती है। ये तो बहुत अनोखी बात है। मुझे तो और जानने की इच्छा हो रही है मीनू। चल फल लेते हैं, फिर पुस्तकालय से किताब लेकर विस्तार से पढ़ते हैं। दोनों सहेलियां बाजार से फल खरीदती हैं और फिर पास के पुस्तकालय जाकर किताब ढूंढती हैं।
यह देख नीलू, मिल गई। इस किताब का नाम है मिट्टी हमारी धरोहर। देख, यहाँ लिखा है कि भारत के कई क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश में गुंटूर, महाराष्ट्र की मिट्टी काली होती है क्योंकि वहाँ ज्वालामुखी की राख मिली हुई है। इस प्रकार की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस तरह की मिट्टी में अनानास, कपास और नींबू उगता है। काका ने बताया था कि खनिज पदार्थों की वजह से मिट्टी का लाल रंग होता है और ज्वालामुखी की राख की वजह से काला होता है। इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न तरह की मिट्टी अलग अलग तरह की फसलों के लिए उपयुक्त है। अच्छा, तभी जब मैं रेलगाड़ी से सफर कर रही थी तो मैंने देखा था कि जगह जगह भिन्न भिन्न तरह की फसलें लगी हुई थीं। कहीं गेहूं उग रहा था तो कहीं कपास। तो इसका मतलब है कि अलग तरह की फसलों के लिए अलग तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है। चल मीनू, घर जाकर एक सूची बनाते हैं कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। फिर कल टीचर जी को दिखाएंगे। दोनों सहेलियां घर पहुंचकर एक सूची बनाती हैं। दोस्तों, आप भी एक सूची बनाइए। देख नीलू, यह जो फल मैंने खरीदे हैं वे सारे अलग अलग क्षेत्रों में उगते हैं। हाँ, मैं ठंडे प्रदेश हिमाचल प्रदेश में उगता हूँ। मुझे बलुई और मृणमय मिट्टी की आवश्यकता होती है। और बच्चों, मैं ऐसे क्षेत्र में उगता हूँ जहाँ सूर्य का प्रकाश और नमी दोनों हो, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि। मुझे मृणमय मिट्टी और बलुई के मिश्रण की आवश्यकता होती है। मीनू, तो क्या बाढ़ का आना या ज्वालामुखी का फटना, इन सब बातों का असर मिट्टी के उपजाऊपन पर होता है? कल जब टीचर जी को ये सूची दिखाएंगे तो उनसे इस सवाल का जवाब भी अवश्य पूछेंगे। तो बच्चों, देखा आपने कि अलग तरह की मिट्टी जैसे मृणमय और दोमटी मिट्टी, लाल और काली मिट्टी गेहूं और चने की फसलों के लिए उपयुक्त हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न फसलों के लिए सही प्रकार की मिट्टी का होना आवश्यक है। अब मुझे भी मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मिट्टी के विभिन्न प्रकार के अनुसार किसान उसमें फसल उगाते हैं। तो बच्चों, अब हम जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। ओहो, मैं तो खेल खेल के भी थक गई। अब्बा, ओ तारा। मैं बोर हो रही हूँ। ओ तारा, बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अब्बा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं। उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है
तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट। क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसे 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अप्पा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अप्पा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ अप्पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है, जिसकी उम्र 14 वर्ष है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने
जानने में मदद करती हैं। सानिया, क्या सोच रही हो तुम? भैया, आज जब स्कूल में खाने की घंटी बजी तो मेरा हाथ उस घंटी पर पड़ गया। मैंने महसूस किया कि उसे बजाने पर उसमें कंपन होता है। और गाने सुनते समय जब टीवी के स्पीकर पर भी हाथ रखा तो उसमें कंपन हो रहा था, जबकि जब वो बंद होता है तो उसमें ऐसा कोई कंपन नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है, क्या कंपन करने वाली वस्तु और ध्वनि में कोई संबंध है? शायद हो सकता है। क्या हम किसी तरह से इस बारे में पता लगा सकते हैं भैया? ठीक है, ये देखो, इस लटके हुए धातु के बर्तन को इस बेलन से मारकर तुरंत बाद छू कर देखो, तुम्हें क्या महसूस होता है? ये सभी स्कूल की घंटी की तरह कंपन कर रही हैं। भैया, क्या इसका मतलब यह है कि कंपित चीजें ध्वनि पैदा करती हैं? हाँ, सानिया, जब मोबाइल फोन की घंटी बजती है तो तुमने उसमें भी कंपन महसूस किया होगा। हाँ, सही कहा आपने। क्या आपने भी कभी इस तरह के कोई उदाहरण देखे हैं? क्या सभी ध्वनियों के साथ आपने किसी कंपन को महसूस किया है? जब मैं थाली में चम्मच से धीरे से मारती हूँ तो ये ध्वनि आती है, लेकिन मैंने इस थाली में कोई कंपन नहीं देखा। तुम इस थाली में थोड़ा पानी डालकर क्यों नहीं देखती सानिया? अच्छा, डालती हूँ। ओह, चम्मच से किनारे पर मारने पर इस पानी में तरंगें उठ रही हैं, मतलब इसमें भी कंपन है। क्या आप ये देखकर वस्तु के कंपनों का ध्वनि के साथ संबंध समझ पा रहे हैं? क्या है ये संबंध, बताइए। अच्छा सानिया, तो तुम बता सकती हो कि तुम्हारे विद्यालय के संगीत कक्षा में वाद्य यंत्र कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ढोलक को पीटकर उसकी झिल्ली में कंपन पैदा करते हैं। और दोस्तों, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बताइए, इन सभी वाद्य यंत्र के कौन से भाग कंपन से ध्वनि पैदा करते हैं? मम्मी, फिर तो जब हम बोलते हैं तब भी हमारे कंठ में इसी तरह कंपन होता होगा, है ना? बिल्कुल। तुम अपने हाथ को अपने कंठ पर इस तरह रखो और देखो क्या होता है। दोस्तों, क्या आपको भी यहाँ कोई कंपन महसूस होता है? आप भी करके देखिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम सभी की आवाज अलग-अलग क्यों होती है? तुम्हारी और कबीर की आवाज में अंतर क्यों है? शायद सभी के ध्वनि उत्पन्न करने वाले भाग की बनावट में कुछ अंतर होता होगा। तुम्हारी विज्ञान पुस्तक में दिया गया है। क्या आप पुस्तक से देखकर इस सवाल का जवाब देने में मेरी मदद करेंगे? देखो जरा, तकिए के नीचे मोबाइल होगा। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया कि तकिए के नीचे फोन की आवाज बहुत धीमी थी और बाहर निकालने पर इतनी तेज? क्या
कारण हो सकता है इसका? सानिया, ध्वनि को हमारे कानों तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। यहाँ तकिए ने उसके मार्ग में बाधा डाली थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ वह माध्यम हवा है ना? सही कहा। तो क्या केवल हवा ही ध्वनि का माध्यम हो सकती है, जल और ठोस माध्यम नहीं? सानिया, तुम खुद ये पता लगा सकती हो। हाँ, एक आइडिया आया मुझे। ये देखो भैया, मैं इस पानी से भरे टब में घंटी बजाकर देखती हूँ। हाँ, देखो, पानी के थोड़ा ऊपर कान लगाकर सुनना। हाँ भैया, इसमें तो घंटी की आवाज आ रही है। मैं समझ गई भैया। आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ। तुम इस मेज के इस तरफ बैठो, मैं इस छोर पर बैठता हूँ। तुम अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करो। हाँ, मैं खरोंचने की आवाज सुन पा रही हूँ। तो तुम क्या समझी? इसका मतलब ध्वनि वायु के साथ साथ द्रव और ठोस माध्यम की चीजों में भी बहती है। सही कहा ना मैंने? बहुत अच्छे सानिया। इससे मुझे हमारा पुराना खिलौना टेलीफोन याद आ गया, जिसमें प्लास्टिक कप को डोरियों से बांधकर टेलीफोन बनाते थे। तो आज तुमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना कंपित वस्तुओं से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के बारे में। इंसान ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, ध्वनि पैदा करने वाले शरीर के अंग के बारे में। और हमने जाना कि ध्वनि हवा के साथ साथ पानी और ठोस माध्यम जैसे लकड़ी, धातु के माध्यम से भी हम तक पहुंचती है। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा
आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम चलेंगे उदबिलाव यानी ऑटर के एनक्लोजर के पास। उदबिलाव या ऑटर एक अर्धजलीय एम्फीबियन स्तनधारी जानवर है। यह एक मांसाहारी प्राणी है। पूरे विश्व में ये अनेक महाद्वीपों में पाए जाते हैं। भारत में भी ये अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। उदबिलाव पानी में तैरना पसंद करते हैं और ये बहुत अच्छे गोताखोर होते हैं। इनका शरीर लंबा, टांगे छोटी, सर चपटा और थूथन चौड़ा होता है। इनकी आंखें छोटी, मूछें घनी और कान छोटे
और गोलाकार होते हैं। पैरों की उंगलियां बत्तखों जैसी जालपाद होती हैं। इनके पंजों में तेज नाखून भी होते हैं। इनके शरीर का ऊपरी भाग कत्थई लिए भूरा और नीचे सफेद होता है। इनकी लंबाई लगभग 0.6 से 1.8 मीटर के बीच होती है। ऑटर यानी ऊदबिलाव की औसत आयु 7 से 12 वर्ष होती है। ऊदबिलाव 60 से 70 दिनों के गर्भकाल के बाद 1 से 5 बच्चों को जन्म देती है। इनका मुख्य आहार नदी और तालाबों में मछलियां होती हैं। वैसे मूलतः भारत में 3 प्रजाति पाए जाते हैं, यूरेशियन ऊटर, स्मॉल कॉटेड ऊटर और स्मॉल क्लाउड ऊटर। ये 3 तरह के पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत में स्मूथ कोटेड ऊटर ही पाए जाते हैं, जो पूरे देश में पाए जाते हैं। ये झील में, नदी के किनारे मिलते हैं, कभी कभी खेतों के आसपास में भी ये मिलते हैं। मूल रूप से ये मछली का शिकार करके खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी फ़िलहाल एक ऊदबिलाव है और ये पानी में दिन भर गोता लगाते रहते हैं। दिन में ये सबसे ज़्यादा चपल होते हैं, एक्टिव होते हैं और इन्हें प्रतिदिन 2 मछली हम लोग प्रदान करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम लोग इनको जिंदा मछली दे, गरई मछली, रोहू मछली इनको दिया जाता है और ये मछली को पानी में उतरकर पकड़ करके खाते हैं। ये स्मूथ कोटेड जो ऊटर है यहाँ पे ऊदबिलाव जो संजय गांधी जैविक उद्यान में है, इसकी मुख्य खासियत है कि इसका शरीर जो होता है एकदम चिकना चॉकलेट कलर का होता है। इसका फर एकदम स्मूथ होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। पानी में कितना भी डुब्बी लगा लेता है ये, और एक बार पानी से आके बाहर जब जाकर के झाड़ता है तो सारा इसका पानी का ये प्रेशर, ये पानी एकदम बिल्कुल इसके शरीर से उतर जाता है। ऊदबिलाव के बाद हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो बहुत शांत और शर्मीले स्वभाव का बड़े आकार का पक्षी होता है, जिसका अधिकतर जीवन काल जल में ही बीतता है। इसीलिए इसे जलचर पक्षी भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं काले हंस की, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के निवासी हैं। इनकी गर्दन सुराही यानी घड़े की तरह पतली और लंबी होती है और इनके शरीर के मुकाबले इनकी आंखें और मुंह बहुत छोटे होते हैं। काले हंसों की औसत उम्र 40 वर्षों तक होती है। ये सामान्य तौर पर झील, तालाबों, नदियों और जल धाराओं के पास पाए जाते हैं। इन्हें दलदली घास के मैदान में भी रहना पसंद है। ये मुख्यतः पौधों की जड़ें, नरम तने, कलियां, पत्ते तथा छोटे फल खाते हैं। इसके अलावा ये वनस्पति से चिपके रहने वाले छोटे जीव, छोटी मछलियां, मेढक और कीड़ों को भी खाते हैं। इनकी लंबाई 56 से 62 इंच तक की हो सकती है। इनके पैर छोटे और झल्लीदार होते हैं, जिससे यह पानी में अच्छी तरह से तैर पाते हैं। ये साल में एक बार 5 से 6 अंडे देते हैं और इनके अंडे देने का स्थान सरोवर के पास झाड़ियां या घास में होती हैं। अंडे देने के बाद मादा हंस उन पर तब तक बैठी रहती है जब तक उससे बच्चे नहीं निकल आते। इनका गर्भकाल 35 से 48 दिनों तक का होता है और इनका औसत वजन 3.5 से 9 किलो तक का होता है। हंस एक रक्षात्मक और सभ्य पक्षी है। यह आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब कोई इसके घोंसले या बच्चे के पास जाता है या इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उस पक्षी या इंसान के पीछे भाग सकते हैं और उसे काट भी सकते हैं। इनके पैर की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि ये आसानी से पानी पर तैर लेते हैं। इंडिया के बहुत से जू में इनको एज ए ऑर्नामेंटल बर्ड्स लाए गए हैं और रखे गए हैं। पटना जू में भी 2 ब्लैक स्वान हैं और इन्हें मैसूर जू से लाया गया था। जब ये वाइल्ड में होते हैं तो इन्हें स्वाम्पी एरिया में रीड्स पाए जाते हैं या जो शैवाल वगैरह होते हैं उन्हें खा करके ज़्यादा अपना लाइफ को व्यतीत करते हैं। ये मार्सी एरिया में रहना पसंद करते हैं
और पटना जू में इन्हें खाने में डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स दिए जाते हैं, कोर्स ग्रेन। इसके अतिरिक्त इन्हें लहसुन और चना, मूंग इत्यादि भी दिया जाता है। इनके पैर छोटे झिल्ली युक्त होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हंस का एनक्लोजर इन्हीं विशेषताओं के लिए दर्शकों को बेहद पसंद है। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।